कविता की सौतेली माँ मलिका की उम्र लगभग 30-32 के अंदर थी, जबकि कविता के पापा अनिल आराम से 55 के थे। मलिका की उम्र ज्यादा नहीं थी, इस वजह से वो देखने में सुंदर और जवान लगती थी। मलिका का पहनावा बहुत ही भद्दा था। उसे जवान लड़कों से बात करने का बहुत शौक था। मोहल्ले के लड़के भी मलिका के नेचर को जानते थे, इसलिए वो भी मलिका के आगे पीछे घूमते रहते थे। मलिका, तुमने कैसे कपड़े पहने? मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। टॉप इतना छोटा है, पैंट कितनी टाइट है। मोहल्ले में कैसे निकलोगी ये सब पहन कर? क्यों, क्या हर्ज है कपड़ों में? जैसे रोज निकलती हूँ वैसे ही निकलूंगी ना। मैं तो अपने आप को बहुत सुंदर लग रही हूँ। और आपकी उम्र हो गई है, आप बूढ़े हो गए, इसलिए आपकी नजरें वो नहीं देख पाती जो दूसरे लोग देख लेते हैं। खैर, मुझे मार्केट जाना है, बाद में बात करूंगी। माँ, भगवान का प्रसाद लेते जाओ। आज सोमवार था तो मैंने भगवान के लिए ये चूरमा बनाया है। एक तो तुमने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है, जाते समय रोकने की आदत है। लाओ, दो थोड़ा सा देना। और हाँ, मेरे घर आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। कल कुछ मेरी फ्रेंड्स डिनर पर आ रही हैं तो घर साफ होना चाहिए। मल्लिका, तुम्हें पता है ना, कल कविता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कल के लिए अपनी फ्रेंड्स को मना कर दो। क्या मुसीबत है, मेरा सारा प्लान बना हुआ है। ठीक है, मना कर दूंगी, पर आ कौन रहा है? देखना, मुझे तुम कुछ बताते नहीं हो। मैं कविता की सौतेली माँ हूँ, शायद इसीलिए तुम मुझे इन सब बातों की पूरी जानकारी देते ही नहीं हो। फालतू बोलती हो तुम मल्लिका, ऐसा कुछ नहीं है। कल आ तो रहे, तुम्हें पता चल जाएगा। अगले दिन कविता को लड़के वाले देखने के लिए आ जाते हैं। मलिका तो मानो सूरज को देख मंत्रमुग्ध हो गई। कविता देखने में सुंदर थी, बहुत ही समझदार भी थी, इसलिए सबने कविता को पसंद कर लिया। कुछ दिनों बाद कविता की शादी की डेट निकल आई। कविता, जरा सूरज का नंबर देना, मुझे उससे अंगूठी के नाप के बारे में बात करनी है। जी माँ। कविता मलिका को सूरज का नंबर दे देती है। हेलो सूरज, मैं कविता की मम्मी मलिका बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी। सूरज, आंटी नहीं, मुझे मलिका कहो। उस दिन भी तुमने मुझे सबके सामने आंटी बोल दिया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? नहीं नहीं आंटी जी, आई मीन मलिका जी। मुझे ना शादी की थोड़ी शॉपिंग करनी थी। कविता के पापा का तो तुम्हें पता है कितने बड़े हैं मुझसे, उन्हें आज का फैशन समझ नहीं आता। कविता भी बिजी है अपनी शॉपिंग में। तुम तो आज के लड़के हो, हैंडसम, तुम्हें तो फैशन सेंस भी है। तुम चलोगे मेरे साथ शॉपिंग पर? हाँ जी मलिका जी, मैं चल लूंगा। ठीक है सूरज, शाम को मिलते हैं फिर। ओ हाँ, ये मेरा नंबर है, तुम सेव कर लेना। और जब दिल करे कोई भी जरूरत हो, चाहे आधी रात को भी मुझे कॉल कर लेना, मैं उठा लूंगी। शाम को मलिका और सूरज शॉपिंग के लिए एक मॉल में मिलते हैं। वहाँ शॉपिंग करते हुए मलिका ड्रेसिंग रूम में सूरज को कहती है, मलिका जी ये क्या कर रही हैं आप? दरवाजा क्यों बंद किया आपने? सूरज, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? देखो ना, मैं कविता से तो लाख गुना बेहतर हूँ। आओ देखो ना। सूरज गुस्से में ट्रायल रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। उसी रात मलिका सबके सो जाने के बाद सूरज को कॉल करती है। सूरज, आज के लिए आई एम रियली सॉरी। तुम तो मुझे मॉल में छोड़कर घर आ गए, मुझे कैब से घर आना पड़ा। इतना भी क्या गुस्सा, बस थोड़ी सी तारीफ ही तो मांगी थी, तुम्हें तो वो भी करने नहीं आती। मलिका जी, आप कविता की माँ हैं, इसीलिए मैं चुप हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कविता और अनिल अंकल को आपके बारे में सब बता दूंगा कि आप मुझे परेशान कर रही हैं। देखो, रिश्ते नाजुक होते हैं, थोड़ा सा भी शक हुआ तो कविता तुम्हें मना भी कर सकती है, मगर मेरे साथ तुम शादी के बाद भी। सूरज गुस्से में फोन काट देता है। बेचारा शर्मा गया। शादी का दिन नजदीक था। संगीत की रात सब घर वाले रिसोर्ट में एक साथ एंजॉय कर रहे थे। कविता, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम परी जैसी। आओ साथ में डांस करें। सूरज को कविता की तारीफ करते और साथ में डांस करते हुए देख मलिका अंदर से जल रही थी। तभी वो सूरज की ड्रिंक में नशे की दवा मिला देती है और उसके कपड़ों पर भी ड्रिंक गिरा देती है। ओह, आई एम सॉरी सूरज, मुझसे गलती से ड्रिंक गिर गई। आओ मैं रिसोर्ट के रूम में क्लीन कर दूं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मलिका मौके का फायदा उठाते हुए सूरज के रूम में जाती है। सूरज को भी दवाई का नशा होने लगा था। ये सब तुम्हारी चाल है ना? तुम्हें पाना जो था, कविता खूबसूरत नहीं मैं हूँ, वो परी नहीं मैं हूँ। और मलिका उसके कपड़े उतारने लगती है। ये क्या कर रही हो माँ? मैं कुछ नहीं, ये सब तो ये सूरज ने किया है। ये मेरी इज्जत लूट रहा था, इसने कहा मैं सुंदर हूँ तुमसे भी ज्यादा। मुझे सब पता है ये किसने किया, क्या किया है। उस दिन जब आप सूरज से फोन पर रात को बात कर रही थी, तब सूरज ने आपका कॉल काटकर मुझे कॉल मिलाया था। बस फिर सूरज ने आपके काले इरादों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। तू सौतन थी, तूने दिखा दिया। तू माँ नहीं, अपनी बेटी की दुश्मन है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, और आज के बाद लौट कर मत आना। मलिका गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मलिका की वजह से हमारी नजरें झुकी हुई हैं। हम तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। मलिका की वजह से मेरी बेटी कविता से शादी करने से इनकार मत कर देना। हमसे नाराज मत होना बेटा। पापा, नहीं, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं। मैं तो बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जब कविता मेरे साथ है तो मुझे किस बात की टेंशन। कविता को मैंने उसी दिन अपनी पत्नी मान लिया था जिस दिन मैंने इसे पहली बार देखा था। अब मैं इसे दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगा।
कविता खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। कुछ समय बाद अनिल ने मलिका से तलाक ले लिया, क्योंकि अनिल को पता था मलिका कविता की सौतेली माँ है और वही कविता की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने जो हरकत की थी उसके लिए कोई माफी नहीं थी। किशनपुर गांव में सुधा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 सौतेली बेटियां थीं, मधु और रानी। दोनों बहनें बहुत ही होशियार और समझदार थीं, लेकिन सौतेली होने के कारण वो सुधा को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुधा उनके हर एक काम में रोक टोक किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह मधु और रानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थीं। तभी सुधा जोर से चिल्लाकर बोलती है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? काम क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा? आप पिताजी के लिए ऐसा क्यों बोलती हैं माँ? वो बेचारे तो इस दुनिया में भी नहीं है। माँ, सारा काम कर दिया है, तभी हम स्कूल जा रहे हैं। हा, बड़ी आई स्कूल जाने वाली। स्कूल जाकर कौन सा कलेक्टर बन जाओगी? पहले खाना बना, फिर जहाँ जाकर मरना है मर। माँ, तब तो हमें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सुधा मधु को एक थप्पड़ मारती है। तुझे सुनाई कम पड़ता है क्या? जो कहा है वो कर, नहीं तो तुम दोनों का स्कूल जाना भी बंद करवा दूंगी। दोनों बहनों के लिए पढ़ाई बहुत ही अहमियत रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पढ़ लिख कर ही जीवन बदला जा सकता है। इसलिए उन्होंने सुधा की बात मानी, फिर स्कूल गईं। ये अलग बात है कि देर से स्कूल पहुंचने के कारण मास्टर जी से उन्हें थोड़ी डांट भी पड़ी। पढ़ाई खत्म करके जब वे दोनों स्कूल से लौटी, वो दोनों अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि फिर से सुधा ने पूरे घर के बर्तन और कपड़े उनके सामने डाल दिए। कर लिया ना पूरे दिन स्कूल में टाइम पास? चलो अब दोनों काम पर लग जाओ। जी माँ। देखो, माँ कहकर मुझे मत बुलाया करो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और हाँ, ये काम खत्म हो जाए तो रात का खाना भी बना लेना। पूरे दिन की थकी हारी दोनों बहनें काम में लग गईं। काम खत्म करके वो दोनों खाना खाने बैठती ही हैं कि तभी उनका सौतेला भाई गुड्डू उनको परेशान करने लगता है और उनको खाना नहीं खाने देता। पहले तो वो उसे समझाती हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तब रानी गुस्से में गुड्डू को एक थप्पड़ मार देती है। गुड्डू जोर जोर से रोने लगता है। गुड्डू की आवाज सुनकर सुधा भागते हुए आती है। क्या हुआ गुड्डू, तू रो क्यों रहा है? माँ, रानी दीदी ने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनकर सुधा गुस्से से भर जाती है और वो रानी के बालों को पकड़कर खींचती हुई बोलती है, तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? मुफ्तखोर, मैं तेरे दोनों हाथ ही तोड़ दूंगी, चल मेरे साथ। तभी मधु रानी का बचाव करती है और कहती है, माँ, रानी की कोई गलती नहीं है। गुड्डू हमें बार बार परेशान कर रहा था, वो हमें खाना नहीं खाने दे रहा था, इसलिए रानी ने उसे थप्पड़ मार दिया। बड़ी आई मधु की वकील बनने। अच्छा, एक दिन रानी खाना नहीं खाती तो क्या भूखे मर जाती? चल अब इसे मैं बताती हूँ। 2 दिन तक कमरे में भूखे प्यासे बंद रहेगी, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। सुधा रानी को कमरे में बंद कर देती है और बाहर आ जाती है। रानी बेचारी भूखी प्यासी कमरे में बंद रहती है। रात को मधु धीरे से रानी को 2 रोटी और चटनी खिड़की से कमरे में देकर आ जाती है, पर सुधा मधु को कमरे के बाहर देख लेती है और फिर दोनों को बुरी तरह से मारते हुए बोलती है, चोरी सीख रही हो तुम दोनों बहनें? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे नहीं दिखता तुम दोनों क्या कर रही हो? पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब इनका बाप इन दोनों मनहूसों को मेरे मत्थे मढ़कर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। तीनों बड़े हो जाते हैं। जहाँ एक ओर मधु और रानी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर गुड्डू का मन पढ़ाई से कोसों दूर रहता है। एक दिन की बात है, गुड्डू कहीं बाहर से आता है और सुधा से जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, माँ, मुझे एक नया फोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास नया मोबाइल है, मुझे भी चाहिए। नया फोन? कहाँ से लाऊं मैं नया फोन? अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे नया फोन चाहिए तो चाहिए। गुड्डू की जिद को देखते हुए सुधा रानी को आवाज देती है। रानी रसोई में खाना बना रही थी। सुधा की आवाज सुनकर वो आती है। रानी सुन, कल जो तुम दोनों बहनों को स्कॉलरशिप के पैसे मिले हैं ना, वो मुझे ला कर दे। स्कॉलरशिप के पैसे? लेकिन क्यों माँ? गुड्डू को नया फोन दिलवाना है। पर माँ, वो तो हम दोनों की पढ़ाई के पैसे हैं। सबसे पहले तो तू मुझे माँ कहना बंद कर। अगर मैं तेरी सगी माँ होती, गुड्डू तेरा सगा भाई होता, तो क्या तब भी तो इस तरह से इनकार करती? सच ही कहा है, सौतेला सौतेला ही रहता है। सुधा की बात सुनकर रानी भावुक हो जाती है और सारे पैसे गुड्डू को दे देती है।
लेकिन गुड्डू के शौक उस फोन पर खत्म नहीं होते। थोड़े दिनों बाद ही वो फिर से सुधा के पास आता है और बोलता है, माँ मुझे नई बाइक लेनी है। मैं गरीबों की तरह बस में धक्के खाकर कॉलेज नहीं जा सकता। मेरे सारे दोस्त बाइक से कॉलेज आते हैं। अरे बाइक कोई 2 पैसे की चीज तो नहीं है ना कि मांगा और हाजिर हो गया। 40-50 हजार रुपए लगते हैं उसमें। मेरे पास कहाँ है इतने पैसे। मुझे तो लगता है कि रानी और मधु की तरह मैं भी तुम्हारा सौतेला बेटा ही हूँ। नहीं तो क्या तुम अपने बच्चे के लिए इस तरह से इनकार करती। ये कहकर गुड्डू गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद, ठीक ही तो कहता है गुड्डू, एक ही तो बेटा है मेरा, उसके लिए मैं एक बाइक भी नहीं ले सकती। मैं कल ही उसे बाइक दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे जयंती लाल से फिर से उधार लेना पड़ेगा। उसके बाद सुधा रानी को बुलाकर कहती है कि वो जयंती लाल से मिलकर आती है, तब तक तुम दोनों बहनें खाना बनाकर रखना। उसके जाने के बाद दोनों बहनें बातें करती हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ जयंती काका से कर्जा लेने वाली है, वो भी गुड्डू की बाइक के लिए। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। माँ का पहले का कर्ज ही नहीं उतरा और अब ऊपर से और कर्ज ले रही हैं। अगले दिन ही गुड्डू की नई बाइक आ गई। गुड्डू अब अपनी माँ की कमजोरी समझ गया था। वो जानता था कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। वो उसकी मांग किसी न किसी तरह पूरा करेगी ही। लेकिन उसकी हर दिन की नई नई मांग ने सुधा को गले तक कर्ज में डुबो दिया था। अब तो उसे भी चिंता होने लगी थी कि इतने सारे पैसे वो अब कैसे चुकाएगी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। गुड्डू घर पर नहीं था। तभी सुधा के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुधा ने दरवाजा खोला तो देखा कि जयंती लाल अपने 2-3 लोगों के साथ उसके दरवाजे पर खड़ा है। कौन सी तारीख है आज? 3। कितने महीने हो गए तुम्हें ब्याज के पैसे दिए हुए? वो मैं जल्दी ही चुका दूंगी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए मुझे। अरे कितना मोहलत दे दूं तुझे? अब जब तेरे मरने का दिन आएगा तब मेरे पैसे वापस करेगी क्या? जयंती लाल के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसी बातें सुन दोनों बहनों का पारा चढ़ गया। काका, आप हमारी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे तुझे बाहर किसने आने को कहा? तू अंदर जा। नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। देख रानी, मैं फ्री में पैसे बांटने का काम नहीं करता। तेरी माँ ने मुझसे कर्ज लिया है, वही मांग रहा हूं। कर्ज लिया है इसका क्या मतलब कि हम आपके गुलाम हो गए? आपका जो मन में आएगा वो कहेंगे हमें? काका, हम आपके सारे पैसे धीरे धीरे करके लौटा देंगे, हमें थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। जयंती लाल ने एक और तारीख दे तो दी, लेकिन साथ ही ये कहा कि हर एक महीने की इस तारीख को ब्याज के पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दूसरी ओर गुड्डू को जब ये सारी बातें पता लगी तो वो उल्टा सुधा पर ही चिल्लाने लगा। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इतने पैसा उधार लेने की? एक तो मैं हूं जो कटौती में अपना जीवन काट रहा हूं, एक एक चीज के लिए तरसता हूं, और एक तुम हो जो लाखों का कर्जा माथे पर लेके बैठी हो। अरे तुम तो आज ही कल मर जाओगी, फिर ये सारा कर्जा मेरे माथे पर छोड़कर जाओगी तुम। कहां से चुकाऊंगा मैं ये सारा पैसा? गुड्डू की बात सुनकर सुधा की आंखें भर आई। जिस बेटे के लिए उसने इतना सब किया वही बेटा आज उसे भला बुरा कह रहा है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे गुड्डू के सामने ही हार्ट अटैक आ गया। लेकिन गुड्डू माँ की परवाह किए बिना अपनी बाइक से घूमने निकल गया। मधु और रानी अपनी माँ को लेकर अस्पताल आईं। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद सुधा की छुट्टी हो गई। वो तो भला हो दोनों बहनों के स्कॉलरशिप के पैसे और उन दोनों के हाथ की अंगूठी का, जिसे बेचकर उन्होंने अस्पताल का सारा खर्च उठाया। उन दिनों दोनों बहनों ने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन गुड्डू एक दिन भी अस्पताल नहीं आया। सुधा की आंखें उसे खोजती रहीं, लेकिन वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। सुधा के घर पहुंचने के बाद, माँ तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ रही हूं। मेरी बच्चियों, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, लेकिन तुम दोनों मुझे अपना मानती रही। अगर तुम दोनों आज ना होती तो शायद मैं भी नहीं होती। ऐसा मत कहो माँ। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि रानी के चीखने की आवाज आई। सुधा और मधु अंदर गए तो देखा कि गुड्डू माँ के बक्से का ताला तोड़ रहा था, जिसमें माँ के कुछ पुराने गहने रखे थे। सुधा ने ये देखा तो उसे एक थप्पड़ खींचकर मारा। मार क्यों रही है मुझे? तेरे मरने के बाद तो ये मेरा ही है, चल मुझे दे। ये कहकर उसने सुधा को धक्का दे दिया। रेखा और मधु ने ये देखा तो खींचकर उसे भी थप्पड़ मार दिया। माँ को धक्का दिया तूने? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? उसकी हिम्मत मैंने ही बढ़ाई है बेटी।
उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा कर। लेकिन अब नहीं। निकल, अभी निकल तू यहां से। आज से मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां। ठीक है, जा रहा हूं। मुझे भी नहीं रहना तुम भिखारियों के पास। सुधा ने गुड्डू को घर से निकाल दिया। तमाम उम्र जिसने जिन बेटियों को पराया समझा वही उनकी अपनी निकली। रेखा और रानी ने काम कर धीरे धीरे माँ का सारा कर्ज उतार दिया।